ठीक है। तो अभी हम बेसिकली देखना स्टार्ट करते हैं कि आपको मतलब क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। और अभी इसी के नॉर्मल यही लेके चलेंगे हम। अभी एक आज तो यही लेके चलने वाले हैं कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है। बाकी लिखने वाला काम हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज से समझने वाला काम स्टार्ट करना है कि कैसे हमारी पॉलिटी इवॉल्व हुई है। और हमारी पॉलिटी, एज आई ऑल नो, कि हम रेगुलेटिंग एक्ट्स और वेरियस सुप्रीम कोर्ट के अमेंडमेंट, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स, गवर्नमेंट के अमेंडमेंट्स, इवन जो अचीवर्स रखे हुए हैं हमारे पास पुराने, उनके थ्रू ही हमारे पास पॉलिटी इवॉल्व हुई है। बट द थिंग इज, हम यहाँ पर ऑल दो ये बैच हमारे पास सिर्फ प्रीलिम्स बेस्ड है, बट कुछ एस्पेक्ट हम यहाँ पर मेंस के भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके। और जिस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सा प्रीलिम्स बेस्ड है, कौन कौन सा मेंस बेस्ड है। मेंस का बेसिक्स पूरा का पूरा सेक्शन निशीत सर संभालते हैं। ऑल दो बहुत कुछ है लिखने के लिए हमारे पास प्रीलिम्स में। और जो मेंस वाला एस्पेक्ट है वो भी मैं ब्रीफ करके आपको समझाता हुआ चलूंगा, और उसके बाद हम आगे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। हमारे पास बेसिकली जो बहुत बेसिक कॉमन क्वेश्चन सबको अराइज होता है कि पॉलिटी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। ऑल दो ये क्वेश्चन कभी नहीं आता पेपर में, ना प्रीलिम्स में आता है ना मेंस में आता है। बट मेंस के इसमें कुछ ट्रेसेस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। लाइक कि एंशंट इंडिया को अगर आज के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आप मैच करने की कोशिश करें तो क्या क्या एस्पेक्ट आप देख सकते हैं। ये मेंस का क्वेश्चन है। सिमिलरली फॉर द मेडिवल इंडिया, कि मेडिवल इंडिया को अगर आप कंपेयर करें टुडेज पॉलिटी के साथ, आज के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, तो क्या क्या आप एस्पेक्ट देखते हैं जो मेडिवल इंडिया में भी थे और जो आज के कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं। इट्स अ काइंड ऑफ मेंस क्वेश्चंस। इसमें प्रीलिम्स के रिलेटेड नहीं मिलेगा। बट जो आप मेंस में आंसर्स लिखने वाले हैं वो आपके प्रीलिम में के क्वेश्चंस होंगे। एग्जाम्पल, सर्वधर्म संपन्न, एंशंट फिलोसफी, यही हम बात करते हैं। अकबर की टॉलरेंस पॉलिसी, दे बोथ आर सेम। और आज के कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी हमारे पास फंडामेंटल राइट्स में मिलता है। इवन जैसे हम एंशंट इंडिया की बात करते हैं कि राजा ही अपनी प्रजा के लिए उत्तरदायी होगा। मेडिवल इंडिया की बात करते हैं, मेडिवल इंडिया में भी अगर हम बात करते हैं कि जो किंग्स हैं वो अपनी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वे बैक इन अर्थशास्त्र में भी यही लिखा है, अकबरनामा में भी यही लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी यही लिखा है। अब अगेन अर्थशास्त्र की हम बात करते हैं, एंशियंट, देखो मैं सिर्फ यहाँ पर कंपेयर करते हुए आपको बता रहा हूँ कि किस हिसाब से कंपैरिजन होता है और मेंस में लिखा जाता है। प्रीलिम्स में क्या आता है कि अर्थशास्त्र किसने लिखी? कौटिल्य। आपको पता होना चाहिए द प्रिंस किसकी रचना है। ठीक है। और यही नहीं, इसके साथ आपको ये पता होना चाहिए अर्थशास्त्र के रिलेटेड, क्योंकि वो हमारी पॉलिटी है, कि कितनी बुक्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, कितने श्लोक्स हैं। जैसे आप एंशंट इंडिया पढ़ते हैं तो कितनी बार अग्नि का यूज हुआ है, कितनी बार हमारे पास वायु यूज हुआ है, ये हमारे पीसीएस में नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पॉलिटी में भी आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है। हमारा जो रोड मैप चलेगा वो कुछ इस हिसाब से चलेगा। आज हम सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि क्या है, एंड देन कल से हम अपना रेगुलेटिंग एक्ट्स पे पहुंच जाएंगे। ऑल दो अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो आज भी हम लगभग रेगुलेटिंग एक्ट्स तक पहुंच ही जाएंगे। ठीक है। तो अच्छा, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरा। माई सेल्फ एज संजीव शर्मा, और ये मेरी क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिखी हुई है। एमएससी मैथ्स, एमएससी फिजिक्स, एमए पॉलिटिकल साइंस, नेट क्वालिफाइड, प्लस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स, स्टिल रनिंग, प्लस बीएड। ओके। तो दिक्कत नहीं होगी किसी भी कॉम्प्लेक्स में, इसकी टेंशन मत लीजिएगा आप। ठीक है। हम बेसिकली स्टार्ट कर दें कि पॉलिटिक्स है क्या, और पॉलिटिक्स का उद्जन कहाँ से हुआ है, और रीजन कहाँ से हुआ है, और किस तरीके से वो इवॉल्व होती हुई आई है। देखो यहाँ पर आपको दो फिलोसफी समझने की जरूरत है, एक नेटिव इंडिया की, एक वेस्टर्न फिलोसफी। हम देखो, हमने अपने आप को डिग्रेड बहुत किया है, हमने आपको बहुत अंडर एस्टिमेट किया है। हम देखो, अगर अंग्रेज ना होते और अंग्रेज ना बताते कि हमारा इतिहास क्या रहा है, तो शायद हमें पता भी ना होता। हम शायद ना जान पाते कि अशोक कैडेट्स में क्या क्या लिखा हुआ है। हम ना जान पाते हमारी 16 महाजनपद की क्या कहानियां थी। ठीक है। लेकिन इसी के साथ में हमने इनको कॉपीराइट नहीं किया, लाइक कॉपी नहीं किया, एक किताब की फॉर्मुलेशन में नहीं लिखा, और लिखा भी अगर तो वो 11th सेंचुरी में मोहम्मदन साहब थे वो जला के चले जाते हैं।
बट द थिंग इज, अगर हम वेस्ट की बात करते हैं तो वेस्ट ने इनको बिल्कुल बुकिश फॉर्म में लिखा हुआ है कि उनके पास सबसे पहले कौन थे। सबसे पहले उनके पास सॉक्रेट्स आते हैं, फिर उनके शिष्य प्लेटो आते हैं, प्लेटो के शिष्य हमारे पास एरिस्टोटल आते हैं। ये चीज बेसिकली हमको पता है। और एरिस्टोटल के ही एक शिष्य थे जिनको हम बोलते हैं अलेक्जेंडर। और अलेक्जेंडर वो इंसान था जिसने आधी दुनिया कब्जा ली थी। तो देखो, कॉमन बात है कि एक स्टूडेंट परफेक्ट कब बन पाता है? जब उसको समझाने वाले टीचर बहुत ज्यादा परफेक्ट होता है, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होता है। सेम चीज हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इतना ज्यादा वेल फर्निश्ड, वेल पर्सन, वेल पर्सनैलिटी कैसे बन पाया? उसके पीछे हाथ था उसके पीछे हाथ था चाणक्य का। और चाणक्य की रचना है अर्थशास्त्र, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से राजा को काम करने चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए राजा का, और किस तरीके से वो प्रजा को संभाल लेने वाला होना चाहिए। अब जरा टाइमलाइन को कंपेयर करते हुए चलो, हम बात कर रहे हैं यही, मतलब टाइम वही है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बाद ही हमारे पास अलेक्जेंडर यहाँ पे इन्वेट कर रहा है। तो मतलब वर्ल्ड लेवल पर इस टाइम दो ही फिलोसफीज एक रन कर रही है। एक इंडियन कंटेक्स्ट में जो कि हमारे पास चाणक्य लीड कर रहे हैं, एक वेस्टर्न कंसेप्ट में जो कि हमारे पास एरिस्टोटल लीड कर रहे हैं। एरिस्टोटल के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु हमारे पास सॉक्रेट्स। ये ट्रेयो याद हो। जब मैं बात कर रहा हूँ वेस्टर्न फिलोसफी की, तो वेस्टर्न फिलोसफी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्रीक एज अ लैंग्वेज। तो वहीं से हमारे पास पॉलिटिक्स शब्द निकलकर ओरिजिनेट हुआ है। गॉट इट? सो इट इज नथिंग बट अ रिलेशन बिटवीन द सेंटर स्टेट, पीपल किंग, और अ सर्वेंट मास्टर। ये यही रिलेशन है कि आप किस तरीके से पर्सन्स को ट्रीट करने वाले हैं। इट्स ऑल अबाउट द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में कलेक्टिव डिसीजन मैटर करता है। पॉलिटिक्स में हमारे पास राइट्स मैटर करते हैं। एज यू ह्यूमन, आपके क्या क्या बेसिक राइट्स होने चाहिए। ये आज से नहीं, ये आज से 2500 साल पहले से इवॉल्व होते हुए आ रहे हैं। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में तो ये हमारे पास ऋग वैदिक टाइम पीरियड से ओरिजिनेट होता हुआ चला हुआ आ रहा है। गॉट इट? सो ये आपको यहीं पर लिखा हुआ दिखेगा और नथिंग एल्स। इसके बाद मैंने आपको जो तीन फिलोसोफर यहाँ पर बताए हैं, वेस्टर्न फिलोसोफर, फर्स्ट वन इज सॉक्रेट्स, सेकेंड वन इज प्लेटो, एंड थर्ड वन इज एरिस्टोटल। सो इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स, इज एरिस्टोटल। ओके। अब एरिस्टोटल को एरिस्टोटल बनाने के पीछे थे प्लेटो, और प्लेटो के फिलोसफी सुधारने के पीछे थे सॉक्रेट्स। ओके। सबसे ज्यादा डिसेंट पर्सनालिटी जिसे बोला जा सकता है वो सॉक्रेट्स है, क्योंकि इन्होंने जनता की नहीं सुनी, इन्होंने अपने अंतर्मन की सुनी। एक लेवल डिग्रेड हुआ, वो आए प्लेटो। उन्होंने कहा कि जनता गई तेल लेने, हम अपना काम करेंगे। मुझे जनता से मतलब नहीं है, मेरी जो फिलॉसफी है डेट इज द गुड, और मेरी फिलॉसफी के हिसाब से जनता चले, ये मैं चाहता हूँ। ये क्या पर्सन है? इन्होंने तो जहर का प्याला पी लिया। ये आते हैं बचाने की, भैया चलो, कि समाज जैसा है वो वैसा ही रहेगा, हमें अपने अंदर सुधार लाना है। बट सॉक्रेट्स ने बात नहीं मानी, और तभी आज तक इस पर्सन की मिसाल दी जाती है। गॉट इट? अब प्लेटो, अब देखो, शिक्षक जैसा होगा वैसे ही उसके स्टूडेंट होंगे। ये इनकी फिलॉसफी से प्रेरित होकर एरिस्टोटल ने पॉलिटिशिया लिखी, इनकी किताब। ओके। तो उसमें, उस किताब में इन्होंने लगभग हर एस्पेक्ट को कवर किया है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की हम बात करते हैं, 15 बुकों का एक पूरा कंपाइलेशन है। 180 चैप्टर्स उसमें देखने के लिए मिलते हैं। अच्छा, ये जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, इट इज बिट इंपॉर्टेंट। ये आपको पीसीएस में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन सबसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं हम। ठीक है? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कौन सा ग्रुप कब हमारे पास ऐड होता है। तो 15 हमारे पास बुक्स हैं जिसमें 180 चैप्टर्स हैं, और इसमें लगभग हर एस्पेक्ट की बात की गई है। जैसे 1 से लेकर 6 बुक्स जो हैं वो इंटरनल सिक्योरिटी के साथ डील करती हैं। 6 से लेकर जो 13th बुक है वो हमारे पास एक्सटर्नल सिक्योरिटी के साथ डील करती हैं। बाकी जो बाकी दो बचती हुई हैं वो मिसलीनियस हमारे पास है। तो ये सीधा क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में पूछा भी गया है। चलो, अब ये वापस यहाँ पर आते हैं, एरिस्टोटल। देखो, जो पुराने फिलोसफर्स हैं, पुराने जो हमारे पास जितने भी फिलोसफर्स हैं, उन्होंने लगभग हर एस्पेक्ट में काम किया है। नॉट ओनली इन एथिक्स, नॉट ओनली इन पॉलिटिकल सेंस,
बट ऑल्सो इन इकोनॉमिकल, मेटाफिजिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर फील्ड में उन्होंने काम किया है। तो एरिस्टोटल इज वन ऑफ देम। लगभग हर फील्ड में ये काम करके बैठे हुए हैं, चाहे वो मेटाफिजिक्स हो। मेटाफिजिक्स इज समवट लाइक जो हमारी सोच के बियॉन्ड है। ये एथिक्स में वर्ड यूज होता है मेटाफिजिक्स, जहां पर इंसान की सोच खत्म हो रही है, उसके बियॉन्ड क्या चल रहा है, कॉस्मिक एक्टिविटीज, भगवान क्या है। तो वो उस फिलॉसफी के ऊपर भी हमारे पास एरिस्टोटल ने काम किया है। और अपने स्टेट को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उसके ऊपर भी हमारे पास एरिस्टोटल ने काम किया है। अपने किंग में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और किस तरीके से किंग को किंग बनाया जा सकता है, अगेन उसके ऊपर भी पॉलिटिक्स में काम किया गया है। पॉलिटिशियन इज अ बुक रिटन बाय द एरिस्टोटल। ओके। सो इन बंदे की शकल को याद रखना है आपको। ठीक है। शकल तीनों की देख ली। अच्छा, ये शकल बहुत अच्छी दिखाई हुई है, बट जब हम इनको फिलोसफीज में पढ़ते हैं तो पता चलता है ये ऐसे नहीं थे, ये बहुत ही अजीब थे। ठीक है ना। तो इसी वजह से जनता इनको पसंद नहीं करती थी, इनके विचारों को पसंद करती थी, बट इनकी शकल को पसंद नहीं करती थी। ठीक है। और ये तो फिर भी बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। सो ये मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, ही इज अ टीचर एंड माइटेड टू अलेक्जेंडर द ग्रेट। और यही रीजन है कि देखो, सेम चीज है, जिसका टीचर बहुत ज्यादा जबरदस्त होता है वो स्टूडेंट कुछ ना कुछ अचीव करके ही जाता है। ठीक है। तो यहीं पर मैं आपको यही चीज समझाना चाह रहा हूँ। दोनों फिलॉसफी, चाहे वो इंडियन कॉन्टिनेंट की हो चाहे वो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट की हो, मैंने आपको दोनों पे छाया डाली है, एक तरीके से चरित्र आपको बनाने की कोशिश करी है। देन अब हम बात करते हैं इंडियन फिलोसोफर के ऊपर। ये लिखना नहीं है, ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ये कहीं पर भी काम का नहीं है। ये सिर्फ एक आपको बेसिक बनाने के लिए है कि किस तरीके से हमारी पॉलिटिक्स इवॉल्व हो रही है। आपको जो पॉलिटिक्स में पढ़ना है, आपको जो यहाँ पर पढ़ना है, जो मैं पढ़ाऊंगा बेसिकली वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे है, उसके पीछे की कहानियां चल रही हैं अभी। ये अभी हमने स्टेट थ्योरी नहीं लेकर आए, अभी हम थॉमस होब्स को नहीं लेके आए, एवी डाइसी को नहीं लेके आए हैं, और ना हम लेकर आने वाले हैं। वो मेंस का एस्पेक्ट है, सर संभालेंगे वो। कभी कोई क्वेश्चन हो जाता है तो पूछ सकते हैं लोग। ओके। ओके। नाउ कौटिल्य। कौटिल्य की स्टोरी के साथ आप सब जानते हैं कौटिल्य की स्टोरी को। बेसिकली क्या था हमारे पास कि कौटिल्य एक बहुत जुझारू पर्सन थे, पूरी तरीके से इन डेप्थ नॉलेज रखते थे हर एस्पेक्ट की, लगभग लगभग। तक्षशिला में एज अ स्टूडेंट एनरोल हुए थे, समय के साथ साथ वहीं पर वो प्रोफेसर भी बन गए। प्रोफेसर बनने के बाद उन्होंने माइग्रेट करना स्टार्ट किया, तक्षशिला को छोड़ा, जो कि आज के हमारे पास पाकिस्तान वाला एरिया है, अफगानिस्तान के अपर साइड वाला एरिया है। वहाँ पे उन्होंने छोड़ा और वो बिहार की तरफ मूव करना स्टार्ट किया। बिहार में मूव किया, पाटलिपुत्र उस समय उसकी राजधानी हुआ करता था, वहाँ पर पहुँचे। लोगों के बीच में उनके विचार इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हुए कि उनको सुंग चुन लिया गया, मतलब ए लीडर ऑफ अ क्लैन। अब उस लीडर ऑफ अ क्लैन बनने के बाद वो अपने लोगों की समस्या को लेकर धनानंद के पास पहुंचते हैं। अब धनानंद उन्हें पूरी तरीके से बेइज्जत करते हैं, उनकी शक्ल के ऊपर कमेंट करते हैं, उनके बालों के ऊपर कमेंट करते हैं, और इवन एज अ पर्सन उनके ऊपर कमेंट करते हैं। तभी उन्होंने अपनी चोटी पे रबर बैंड बांधा, फिर उन्होंने कहा ये अब तभी खुलेगी जब ये धनानंद पोजीशन से हट जाएगा। यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस स्टोरी, है ना। फिर उन्होंने एक ऐसा पर्सन चुना जिसको हम चंद्रगुप्त मौर्य बोलते हैं। स्टिल इट्स अ डिबेट कि वो एक क्षत्रिय थे या ब्राह्मण थे या किस क्लैन से आते थे, चंद्रगुप्त मौर्य। बट स्टिल उन्होंने कॉन्कर किया इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, लगभग लगभग पूरा। ठीक है, नीचे साउथ वाला एरिया छोड़ दीजिए और म्यांमार के बियॉन्ड वाला एरिया छोड़ दीजिए। उनके उनको कॉन्कर करने के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, चंद्रगुप्त मौर्य, और इनकी एक थीसिस, दैट इज नोन एज द अर्थशास्त्र। ये लिखिए यहाँ पे कहानी। ठीक है। अच्छा, इसको किस किस नाम से जाना जाता था? इट इज अगेन बिट इंपॉर्टेंट। चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, दे ऑल आर अ सिंगल पर्सनालिटी, जो दिख रही है यहाँ पर। ठीक है। अब इनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास निकल कर आती है इनकी अर्थशास्त्र। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। पॉलिटिक्स की अगर हम बात करते हैं और इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करते हैं, तो सबसे पुरानी किताब, इसके ट्रेसेस नहीं मिलते हैं आपको, ओरिजिनल तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है ये। इसको फर्स्ट टाइम हमारे पास 1906 में डेसिपर किया गया, फिर इसको चेंज किया गया, लाइक यूरोप में जाकर इसी की कॉपीज को बेचा गया। तो यहाँ पर मेरे पास जैकोबियन वाज अ पर्सन जिसने इस पूरी स्पेसिफिक बुक को ट्रांसलेट किया था यूरोप की लैंग्वेज में। ठीक है। और अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में हमारे पास
समस्ती समस्ती जो पर्सन है, उन्होंने इस बुक को ट्रांसलेट किया था इन इंग्लिश। ओके, तो ये दो फैक्ट इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो कहानी मैं आपको पूरी बता चुका हूँ, लाइक दिस वन, ये जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डेट इज 15 बुक्स एंड ओके 150 चैप्टर्स एंड 180 प्रकरण्स, 6000 वर्सेस। ये चारों चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। सीधा फैक्ट है, सीधा पूछा जाएगा। कितने बुक्स में डिवाइडेड है, कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। एक और जो स्पेशल क्वेश्चन आ सकता है, जो बाकियों के लिए बाउंसर होगा, वो ये क्वेश्चन है। ये मैं ऑलरेडी आपको बताने की कोशिश कर चुका हूँ। देखो, ओरिजिनल ट्रेसेस नहीं बचे हुए हैं इस बुक के, बिल्कुल भी ओरिजिनल ट्रेसेस नहीं बचे हुए हैं। बट इंटरनेट पे जो सस्ती बुकें अवेलेबल हैं, अर्थशास्त्र की कॉपी टाइप बोल सकते हो आप उसे, वो ये रहे। ओके। और आप सबको पता है मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में, जो तामपत्र के ऊपर, पीछे तामपत्र के ऊपर लिखी जाती थी, या पेपर्स के ऊपर, वो ब्रेन लिपि के ऊपर लिखी, ब्रेन लिपि टाइप काइंड ऑफ थिंग्स लिखी जाती थी, दे आर द मैन्यूस्क्रिप्ट। और उसी कुछ तरीके से ये चीज़ लिखी गई है। नाउ, अब इसके बाद हमारे पास मेडिवल टाइम पीरियड आता है। देखो, मेडिवल टाइम पीरियड भी मैं डिस्कस करने के मूड में हूँ, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है। उसमें कुछ आपको ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री से जो आपको मिलेगा, वो मिलता है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में। जैसे आज के टाइम पीरियड में भी आप देखते हो, कानून गो होते हैं हमारे पास, इफ यू रिमेम्बर, अगर आप लोगों को कुछ पता हो इसके बारे में। आमीन होते हैं हमारे पास, जो रेवेन्यू सिस्टम में सबसे निचली जगह पर होते हैं। दो ही पोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग एक्वायर करना चाहते हैं फॉर योर सक्सेस इन अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज आमिर, ठीक है, एंड सेकंड वन इज एसडीएम। यहाँ पर सीधा लेन देन होता है। ठीक है, तो जो आमीन पोस्ट है, वो पोस्ट हमारे पास मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से ली हुई है। एसडीएम भी उन्हीं का एक सब पार्ट है, सूबेदार से एक जनरल पोस्ट नीचे होता था। और कानून गो भी हमारे पास सेम चीज है, जो हमने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से ली है। सो आप लोगों को ये चीज बेसिकली पता होनी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन से हमने क्या क्या लिया है। और भी अगर हम बात करते हैं, जैसे लाइक शेरशाह सूरी की पॉलिसीज को हम कंपेयर कर सकते हैं विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अकबर की पॉलिसीज को हम कंपेयर कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ प्लस स्टेट रोल, अगेन डीपीएसपी। और कहीं पर भी अगर देखा जाए तो लास्ट में औरंगजेब की पॉलिसीज को हम कंपेयर कर सकते हैं विद द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। ये अगेन मेंस का एस्पेक्ट है। हम यहाँ पर मूव कर रहे हैं प्रीलिम्स के बेस पे ऊपर। तो प्रीलिम के ऊपर दोबारा देखिए यहाँ पर। अब हम सीधा मूव करते हैं कि क्या हुआ है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन लिखना पड़ा। हमारा देश बहुत स्मूथली चल रहा था राजाओं के अंडर, इवन मुगल्स के अंडर। बट वहां पर हमारे पास निकल कर आता है एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी। देखो, इंडिया, अगर हम पूरे वर्ल्ड को तोड़ते हैं हेमिस्फीयर के हिसाब से, नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, और हम कहीं ना कहीं रिलाय कर रहे हैं इक्वेटर के आसपास, तो हमारे यहाँ का टेम्परेचर, हमारे यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही सुटेबल है किसी भी टाइप की प्रोडक्शन के लिए। किसी भी टाइप के प्रोडक्शन के लिए हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पाइसेस, मसाले। और इन मसालों का यूज़ होता है एज अ प्रिजर्वेटिव इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न में तो कोई ज़्यादा लैंड है ही नहीं, तो नदर्न हेमिस्फीयर। अब वहाँ पर लगभग लगभग 12 में से 8 महीने 9 महीने रहती है बर्फ़। और चीज़ें बर्फ़ में प्रिजर्व ऑलरेडी भी रहती हैं, लेकिन बाकी समय पर वहाँ पर एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकता। तो इस वजह से जो भी चीज़ें बची हुई हैं उनके पास, उनको और ज़्यादा बचाने के लिए प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं। स्पाइसेस इज वन ऑफ देम, और सबसे बेस्ट है। और उसमें भी हमारे पास क्वीन, दैट इज नोन एज द काले मिर्च, ब्लैक पेपर इज द क्वीन। ओके, तो उसका ट्रेड करने के लिए हमारे पास फर्स्ट टाइम निकल कर आते हैं वास्को डी गामा। ओके, वास्को डी गामा 1498 में हमारे पास इंडिया में अराइव करते हैं। इनका एक सोलो मोटो होता है कि भैया मुझे करना है ट्रेड, मुझे छापना है अंधा पैसा, कुछ भी करके। अब ये इंडिया में आए, इंडिया में आने के बाद इन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया।
इन्होंने समझा कि भैया हिंदुस्तान में ट्रेड करने से ज़्यादा बेटर है अपनी फैक्ट्री लगाओ, और अपनी फैक्ट्री लगाने के बाद यहीं से अपना ही ट्रेड करना स्टार्ट करो। आप ये मान के चलो कि अगर उन्होंने 1 रुपए में कुछ सामान यहाँ पर खरीदा था, तो उन्होंने यूरोप में जाकर लगभग लगभग उसे 120 140 रुपए में बेचा, तो 140 टाइम्स ज़्यादा। परसेंटेज के हिसाब से किया जाए तो लगभग लगभग 1400 गुना परसेंट के दर पे उन्होंने चीजें बेची, बहुत ज्यादा मुनाफा था। यही रीजन था कि 4 साल के भीतर वो 3 बार इंडिया आए। सिर्फ 4 साल में वो 3 बार इंडिया का, लाइक इंडिया आते हैं, सामान भरते हैं, वापस चले जाते हैं, वहां बेचते हैं, फिर आते हैं, फिर वह भरते हैं, फिर चले जाते हैं। अब यहाँ पर पहली बार पता चला पोर्टुगीज को, पोर्टुगीज गवर्नमेंट को, कि भैया ये अकेला मर्चेंट अगर इतना सामान लेकर आ सकता है, तो सोचो अगर हमारी ही फैक्ट्री वहां पर स्टैब्लिश हो तो कितना बढ़िया व्यापार होगा। यही रीजन था कि हमारे पास पुर्तगालीज ने फर्स्ट टाइम इंडिया में अपना हस्तक्षेप करना स्टार्ट किया। अब पोर्टुगीज को देखते हुए बाकी यूरोपियन पावर्स भी आई। ओके, तो अभी हमारे लिए पोर्टुगीज इंपॉर्टेंट नहीं है। पोर्टुगीज में क्या इंपॉर्टेंट था, वास्को डी गामा इंपॉर्टेंट था, और ये किस रूट से हमारे पास आए थे ये इंपॉर्टेंट था। तो मैंने आपको दोनों फिगर्स यहाँ पर बना के दिखाई हुई है। एक और एक बाउंसर क्वेश्चन यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है, डेट इज कि वो किस शिप से इंडिया आए थे। ये बाउंसर क्वेश्चन है, बट ये आपको यूपीपीसीएस में देखने के लिए मिला है, तो यू शुड अवेयर अबाउट दिस फैक्ट। दैट इज द गैब्रियल। ठीक है, ये हमारे पास एक शिप था, इनके नाम, उसका नाम था गैब्रियल। तो उस शिप पर ये हमारे पास इंडिया आए हैं। अगर आप एक किताब है हमारे पास, आई थिंक यू ऑल आर अवेयर, मॉडर्न हिस्ट्री बाय राजीव अहर, आईपीएस हैं वो। उन्होंने तो इसमें जो सेलर्स थे उनका नाम तक कोट किया है, अब्दुल रहीम राहिम करके कुछ, आई थिंक नाम तक कोट किया है उन्होंने। तो अगेन लिख दिया है, तो यू शुड अवेयर अबाउट दिस। कुछ भी हो सकता है, क्या पता कब कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ओके, नाउ हमें फिर कोई मतलब नहीं है इनसे। हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है उनसे जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दैट इज नथिंग बट द ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स की अगर हम बात करते हैं, तो ब्रिटिशर्स अपना तामझाम लेकर आते हैं 31 दिसंबर 1600 को। क्वीन एलिजाबेथ से ये चार्टर साइन करवाते हैं और बोलते हैं कि हम एक अपनी कंपनी बनाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये ही ट्रेड करेगी हमारे पास ईस्ट इंडिया से, लाइक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यही कंपनी डील करेगी। तो यहाँ इस ये पर्टिकुलर डेट है जब वो अपना एक चार्टर साइन करवा के क्वीन एलिजाबेथ से इंडिया में आते हैं। अब इंडिया में आ गए, इंडिया में आने के बाद इनको फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है। फैक्ट्री स्टैब्लिश करने से पहले यहाँ पर जो राजा हैं उनसे इनके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। पहली बात तो 1607 में कैप्टन विलियम हॉक्स इंडिया पहुंचते हैं। ये विकिपीडिया पे आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा सिनेरियो। और 1607 में हमारे पास पहुंचते हैं, पुर्तगालीज इन्हें पकड़ लेते हैं कि भैया आप हमारी टेरिटरी में आए हो, आप अगर बड़ा व्यापार करोगे तो हमारे लिए दिक्कतें होंगी फ्यूचर में, तो इसलिए हम नहीं चाहते कि आप व्यापार करें। पकड़ के रखा, बट उन्हीं को कौन टाल सकता है। बसन जहांगीर के कोर्ट में पहुंच ही गए। जहांगीर के कोर्ट में जाने के बाद इनको ओपनली बोल दिया गया कि आप अपनी फैक्ट्रीज को स्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इनका क्या है, वास्को डिगामा भी यहाँ आए ट्रेड करने के लिए, और कैप्टन विलियम हॉकिंस भी यहाँ पर आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करवाने के लिए। दोनों ही अभी ट्रेड मर्चेंट्स हैं, ये सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रहे हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है यहाँ की पॉलिटी से, यहाँ का कोई मतलब नहीं है इनके एडमिनिस्ट्रेशन से, कोई मतलब नहीं है यहाँ के लेजिस्लेचर से, और अभी तक ये इंटरनल अफेयर्स में कोई भी इनका योगदान नहीं है। ओके, तो अभी सिर्फ समझना क्या है कि विलियम हॉकिंस इंडिया आ चुके हैं, और 1607 का ये टाइम पीरियड चल रहा है। अब समय के साथ साथ समझते हुए चलिए, 100 साल बीत गए। 1717 का टाइम पीरियड आता है, फारुखशियार वॉज अ पर्सन। अब यहाँ पर लगभग इनकी 7 फैक्ट्रीज स्टेब्लिश हो चुकी हैं। लेट हैव अ सीन ओवर द फैक्ट्रीज। ओके, क्योंकि ये अगेन ये अभी तक पॉलिटी प्लस हिस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है कि पॉलिटी बनी कैसे है, अगेन वही कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है, नाउ यहाँ पर हमारे पास हमें कि इनकी फैक्ट्रीज कैसे स्टैब्लिश होती है। पहली फैक्ट्री जो परमानेंट आप बोल सकते हो, डेट वाज स्टैब्लिश इन सूरत। अच्छा, क्वेश्चन के डिमांड के ऊपर ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर क्वेश्चन पूछता है परमानेंट फैक्ट्री, डेट इज इन द सूरत 1613, बट अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है
कि स्टैट्यूटरी फैक्ट्री, या फिर आप बोल सकते हो फर्स्ट फैक्ट्री नॉर्मली, दैट वाज इन मसूलीपट्टनम। इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1611। परमानेंट नहीं थी, हमने लीज पे नहीं ली है। 1613 पे जो सूरत पे लीज पे ली है, उसके लिए हमारे पास पूरा 20-22 साल का टेन्योर है कि आने वाले 20-22 साल तक ये हमारी ही फैक्ट्री है। ये हम किसी और की जमीन पे काम कर रहे हैं, हम इन द सेंस ब्रिटिशर्स। ओके। इसके बाद फरमान मिलता है इनको जहांगीर की तरफ से कि आप करिए अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश, बस आप हमें रेवेन्यू देती जाइए। उसके बाद ये फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना स्टार्ट करते हैं। ओके, गॉट इट। अभी भी ये ट्रेडर ही हैं। ये हिस्ट्री में आपको पूरी तरीके से समझाया जाएगा, जो भी टीचर आपकी क्लास लेगा पूरी तरीके से समझाया जाएगा कि किसके टेन्योर में कौन सी फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई और क्या क्या उसकी स्पेशलिटीज हैं, किस फैक्ट्री में क्या काम होता था, यहां तक भी समझाया जाता है। नाउ आगे हम मूव करते हैं। अच्छा, अब यहां पर समझो, फैक्ट्रीज स्टैब्लिश हो चुकी हैं। नाउ ये जो मर्चेंट्स थे ये ट्रेडर भी बन चुके हैं, ट्रेडर के साथ साथ अब ये बिजनेसमैन बन चुके हैं। तीनों के डिफरेंस होता है। ट्रेडर इज व्हाट, जो एक सामान को लेकर दूसरे की तरफ फेंक रहा है, वो ट्रेडर है। लाइक मेरा कुछ नहीं है, मैं बीच में खड़ा हूं, बिचौलिया, दैट इज ट्रेडर। मर्चेंट क्या है, अपना पैसा लगा कर चीजें खरीदता है और उसी को बेचता है, उससे प्रॉफिट बनाता है। बिजनेसमैन क्या होता है, अपनी फैक्ट्रीज स्टैब्लिश करता है, उसका एक वर्चस्व होता है। तो ये तीनों डिफरेंट जोन है। तो वो कहाँ ट्रेडर बनकर आए, मर्चेंट बने, एंड देन बिजनेसमैन बन गए। अब बिजनेसमैन बनने के बाद समय आता है 1717, 1717। नाउ इंडिया इज रन बाय फारूक शियार। 1707 में हमारे पास औरंगजेब की डेथ होती है। उसके बाद उनके बेटे, पहले बेटे, बहुत यंग बेटे जिनकी उम्र 60 साल के लगभग होती है, बहुत ही यंग, उनको बादशाह बेखबर भी बोला जाता है। ठीक है। वो फिर हमारे पास किंग बनते हैं और उन किंग के बाद हमारे पास मैनिपुलेशन चलता है। फिर किंग बनते हैं 2 साल के लिए, फिर हमारे पास निकल कर आते हैं फारूक शियार। फारूक सियार को हो जाती है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम लाइक उनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम बहुत मेजर हो जाती है। तो उनका इलाज करने के लिए हमारे पास ब्रिटेन से डॉक्टर्स आते हैं। अब उन्होंने उस पर्सन को ठीक कर दिया, तो बदले में इन्होंने उसे दे दिया दस्तक। दस्तक इज द गोल्डन फरमान। इसके बदले में आप जहां पर भी वो दस्तक दिखाएंगे, एक पूरे पूरा पॉलिसी पेपर, वहां पर आपको ट्रेड करने की आजादी है। आपके ऊपर कोई टैक्सेशन नहीं लगने वाला है। अब सोचो, आप भी एक ट्रेडर हो, आप भी एक ट्रेडर हो, और आप ट्रेड कर रहे हो तो गवर्नमेंट को 30% टैक्स देना पड़ रहा है। आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। मतलब अब आपका कंपटीशन ही नहीं है। आप अपनी चीजों को 30% डिक्लाइन करके भी मार्केट में बेच सकते हो, पर दूसरा पर्सन नहीं बेच सकता। ट्रेड मोनोपोली, यहां पर ब्रिटिशर्स की ट्रेड मोनोपोली हो जाती है। इसके बाद 1717 में ये मुगल्स ने दिया है दस्तक, और मुगल्स का पूरा ही साम्राज्य है। चाहे हम बंगाल की बात करें, बंगाल इज टुडेज बांग्लादेश ऑल्सो, उड़ीसा, बिहार, ये सारा पार्ट हमारे पास बंगाल में इंक्लूड हो रहा है। चाहे हम बात करें यहाँ सूरत वाले एरिया की, पूरा ही रीजन हमारे पास मुगल्स का है। तो मुगल्स ने एक तरीके से दस्तक देकर उनको बहुत बड़ी गलती करी। इससे नेटिव पीपल्स, नेटिव बिजनेसमैन को बहुत बड़े लॉस होने लगे। यही रीजन है कि हमारे पास फर्स्ट टाइम बैटल ऑफ पलासी होता है। बैटल ऑफ प्लासी, दिस वन, आई थिंक इसके बीच की स्टोरी समझ में आ गई ना। सिंपल है। अभी तक तो कहानियां बड़ी चल रही हैं, जब तक लिखना नहीं है ना। ओके, सो देन अब हमारे पास बैटल ऑफ प्लासी होता है। सिराजुद्दौला, ऑल वी नो किस तरीके से उन्हें बिट्रे किया गया। रॉबर्ट क्लाइव वॉज द लीडर। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पूरी तरीके से खत्म कर दिया और बंगाल का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। बंगाल एक ऐसा स्टेट जहां पर सबसे ज्यादा चावल उगते हैं, सबसे ज्यादा गन्ना उगता है, सबसे लाइक इट्स समवट लाइक व्हीट बाउल फॉर द एंटायर कंट्री दैट टाइम। पाटलिपुत्र भी उससे हमारे पास क्लोज में है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया, मतलब रेवेन्यू की खादान। आप मान के चलो कि कोई भी कुछ भी उगा रहा है तो वो चीज हमारे पास ब्रिटिशर्स को देगा ही देगा। फ्रॉम 1757 टिल 1764, ये जो टाइम पीरियड है 7 साल का, इस बीच में अंग्रेजों ने बहुत लूटा, बहुत लूटा। अब यहां पर समझ में आ गया जो न्यू गवर्नर, न्यू नवाब थे बंगाल के, कि भैया ऐसे तो नहीं चलेगा। मैं राजा तो हूं, लेकिन मेरी प्रजा मेरे साथ ही नहीं है।
मैं राजा तो हूं लेकिन मेरे पास मेरा खजाना ही नहीं है। मैं राजा तो हूं लेकिन मेरे पास मेरी पावर्स ही नहीं है। तो व्हाट शुड आई डू? चलो लड़ाई लड़ी जाए। अब लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, मुगल्स को अपने साथ ले लिया। अब मुगल्स को जब साथ लिया, डेट वाज नथिंग बट द बैटल ऑफ बक्सर 1764। बक्सर एक एरिया है जो कि हमारे पास बिहार के क्लोज है, बहुत ज़्यादा क्लोज है। अच्छा, बैटल ऑफ बक्सर से याद है, बैटल ऑफ जजायू भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। बैटल ऑफ जजायू ये हमारे पास हेरेंट को सक्सेस करने के लिए यूज़ हुआ था जब हमारे पास औरंगजेब की डेथ हुई थी, ठीक है। बैटल ऑफ जजायू। ओके, बैटल ऑफ बक्सर, क्योंकि बक्सर और जरायू पास पास ही हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, बैटल ऑफ बक्सर होता है। अच्छा, डेट वाज बिट इंपॉर्टेंट। डेट समवर लाइक 22 23 ही चल रही है हर जगह। यहाँ पर चली थी हमारे पास 23 जून 1757। यहाँ पर चल रही है 22 अक्टूबर। 2 दिन लड़ी 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 गई थी ये लड़ाई बेसिकली। 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर 1764। ओके, सो अब इस लड़ाई के बाद क्या हुआ, इस लड़ाई के बाद कार्यपलट हुई। काया पलट हुई। क्या? पूरा यूपी, लगभग पूरा ही मुगल साम्राज्य ब्रिटिशर से हार गया। अच्छा, एक और बेसिक क्वेश्चन, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पॉलिटी के टर्म्स में हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो हमारे पास हुई थी लड़ाई, इसमें ब्रिटिशर्स का नेतृत्व किसने किया था? मेजर हेक्टर मुनरो। गॉट इट? यहां पर किसने लड़ाई लड़ी थी? रॉबर्ट क्लाइव। यहां पर हमारे पास ब्रिटिशर्स की तरफ से मेजर हेक्टर मुनरो। ओके, ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मेजर हेक्टर मुनरो ने हमारे पास कंबाइंड आर्मी को हरा दिया, लाइक मुगल्स, बिहार एंड बंगाल। अब इसके बाद हमारे पास अलग अलग पर्सन से अलग अलग ट्रीटी की गई। बेसिकली अगर हम बात करते हैं सिर्फ पॉलिटी के टर्म्स में, तो यहां पर इनको मिलते हैं दीवानी राइट्स। ओके, अब व्हाट डू यू मीन बाय दीवानी राइट्स? अगेन इट्स अ कोर कोर पॉलिटिक्स, कोर पॉलिसी। बिल्कुल। हमारे पास यहां से हम बात करते हैं अपनी पॉलिटी के इवोल्यूशन की। अभी तक की कहानी थी, अब मेजर थिंग स्टार्ट हो रही है। दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार, ये 3 एरिया के हमारे पास बंगाली वो दीवानी राइट्स हमारे को मिलते हैं। अब राइट्स को समझते हुए चलिएगा, बेसिकली है क्या। जब हम बात कर रहे हैं राइट्स की, तो राइट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज दीवानी एंड सेकंड वन इज फौजदारी। दीवानी इज ऑल अबाउट द रेवेन्यू। कहीं पर भी पैसा इन्वॉल्व है, मतलब आप मान के चलो दीवानी राइट्स हम बात कर रहे हैं। कहीं पर भी हम क्रिमिनल की बात करते हैं, क्रिमिनलाइजेशन की बात करते हैं, दैट इज द फौजदारी। गॉट इट? जैसे आज के टाइम पे हम बात करते हैं, ऑल द सिविल केसेस, ऑल द क्रिमिनल केसेस। फौजदारी अदालत, जहां पर सारे मर्डर के मुकदमे चल रहे हैं, सारे, ऑल ऑर्ड्स रेदर देन सिविल आर कम अंडर द purview of फौजदारी अदालत। जमीन के केसेस चल रहे हैं, फ्रॉड के केसेस चल रहे हैं, पैसे रिलेटेड केसेस चल रहे हैं, तो दीज आर नोन एज द दीवानी। गॉट इट? तो दीवानी राइट्स से हमारे को क्या मिलता है? डीआर मीन्स दीवानी राइट्स। मतलब अब जितना भी केसेस हैं विद रिगार्ड टू सिविल, अब इसको एडमिनिस्टर करने वाला है ब्रिटिशर्स। तो फ्रॉम 1765 टिल 1773, 1772 मान के चलिए आप, ये जो हमारे पास 7 साल हैं, इन 7 सालों तक ड्यूअल गवर्नमेंट चलती है, ठीक है। ड्यूअल गवर्नमेंट, ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ व्हाट? अच्छा, ड्यूअल गवर्नमेंट से समझ के चलिए, ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब ही होता है दीवानी राइट्स किसी के पास, फौजदारी राइट्स किसी और के पास। इसी को बोला जाता है ड्यूअल गवर्नमेंट। डोंट थिंक इन योर माइंड कि लाइक यार ब्रिटिशर्स और नवाब दोनों एक साथ गवर्नमेंट चला रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप बेसिकली मान के चलिए कि दीवानी राइट्स लाइक राइट्स रिलेटेड टू रेवेन्यू किसी एक पर्सन के पास, और राइट्स रिलेटेड टू क्रिमिनल केसेस इज अलोंग विद अनदर पर्सन, इसको बोलते हैं ड्यूअल गवर्नमेंट। यही चीज हमने देखी थी अपने 1857 के रिवोल्ट के बाद। ओके, सो यहां पर हमारे पास ड्यूअल गवर्नमेंट चलती है। अब ब्रिटिशर्स को समझ में आता है कि भैया ऐसे तो हम सत्ता को परिवर्तित कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिमिनल केसेस में भी जरूरत होती है अपने पर्संस की। और ये ड्यूअल गवर्नमेंट में हमें लॉस हो रहा है एज कंपेयर टू कि हम पूरी ही गवर्नमेंट क्यों ना ले लें।
तो 1773 में हमारे पास रेगुलेटिंग एक्ट आता है, गॉट इट। और रेगुलेटिंग एक्ट को लाने के लिए वहां के पीएम नॉर्थ होते हैं, नाम है पर्सन का, लॉर्ड नॉर्थ उन्हें बोला जाता है, बट वो आपके विल के ऊपर है, आप उनके आगे लॉर्ड लगाना चाहें या ना लगाना चाहें, इट्स ऑल अप टू योर विल, ओके। सो 1773 में हमारे पास रेगुलेटिंग एक्ट आता है, गॉट इट। अब ये कहानी आपको पूरी बेसिक अभी से लेकर अब तक की कहानी समझ में आई। अब आपको समझ में आएगा दीवानी राइट्स इंपॉर्टेंट है आपका, उससे पहले भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दीवानी राइट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। अब हम बात करते हैं हमारे को पढ़ना क्या है यहां से। सो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे पिट्स एक्ट 1784। देन हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1793। देन अगेन चार्टर एक्ट 1813। देन अगेन चार्टर एक्ट 1833। सो बेसिकली these प्लस चार्टर एक्ट 1853, बेसिकली ये जो राइट्स हैं इट वाज अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी। हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास गुड गवर्नेंस एक्ट, या फिर हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्योंकि इस समय के बाद हमारे पास डलहौजी के बाद 57 में होता है हमारे पास सिपाही म्यूटनी, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यहां तक अगर मैं बनाना चाहूं, ये एक्ट्स आई थिंक थोड़ा बहुत पता होगा, थोड़ा बहुत नाम तो पता ही होंगे, है ना। अगर मैं इन एक्ट्स को बनाना चाहूं या फिर आपको बताना चाहूं, तो इट इज समवट लाइक दिस वन, लाइक दिस स्टार्ट फॉर, दिस इज सेंट्रलाइजेशन and this is the peak of centralization which was in 1833। 1833 में हमारे पास सेंट्रलाइजेशन मैक्सिमम था, मैक्सिमम। 1853 में थोड़ा बहुत डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, और 1858 के अलोंग हमारे पास डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो गया। 1861 में आप सबको को पता है हाई कोर्ट तक बन गई, सुप्रीम कोर्ट की पावर को भी थोड़ा कम कर दिया गया, और काउंसिल में हमारे पास मेंबर्स बढ़ाए गए। फिर हम बात करते हैं 1893 के अलोंग, तो फर्स्ट टाइम हमारे पास इलेक्शन की बात की गई थी। और फिर हम बात करते हैं अगेन 1909 मॉडल रिफॉर्म्स के अलोंग, तो वहां पर इलेक्शन दे दिए गए थे। फिर हम बात करते हैं 1919 के अलोंग, तो डयार्की इंट्रोड्यूस की गई स्टेट्स में। फिर 1935 के अलोंग बहुत ज्यादा वाइल्ड बेसिस के ऊपर डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। एंड नेक्स्ट वन इज द इंडियन फ्रीडम एक्ट 1947, जहां पर हमें इंडिपेंडेंट ही कर दिया गया। ओके, सो कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ। यहां क्या है, 1773 है। अगेन लिखवा नहीं रहा हूं, ब्रीफ इंट्रो है कि है क्या अभी, है ना। 1773 में हम बात करते हैं कि अभी इनके पास तीन मेनली प्रेसिडेंसीज हैं, और उन प्रेसिडेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट है बंगाल। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल गवर्नर ऑफ बंगाल मे बी नोन एज, नाउ नोन एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इन्हीं के नीचे अब से तीनों प्रेसिडेंसीज काम करेंगी। बेसिक इंपॉर्टेंट, बहुत मेजर इंपॉर्टेंट। नाउ इसके बाद हमारे पास इसी समय पर सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश होगा, जिसमें हमारे पास जजों की जनसंख्या 4 होगी, एक चीफ जस्टिस और साथ में 3 अलग जजेस। प्लस यहां पर ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस नहीं है, एक तरीके से बोला जाता है कि अमेलगमेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्लस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मे लीड टू एनी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। मतलब सुप्रीम पावर 2% के पास है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर 1784 पिट्स एक्ट, पिट्स नाम में ही क्लियर है, ये जो पिट्स है, चार्ल्स पिट, इट वाज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर टिल डेट ऑफ ब्रिटेन। ये आते हैं, रिफॉर्म्स करना स्टार्ट करते हैं। क्या रिफॉर्म्स, सुप्रीम कोर्ट के रिफॉर्म्स। यहां पर हमने 1773 में बात करी थी कि कोड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे। 1784 में हम बात करते हैं कि पावर्स को डाइवर्ट किया जाए, डाइल्यूट किया जाए, डिसेंट्रलाइज किया जाए, और यहां पर बोर्ड ऑफ काउंसिल प्लस कोड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे 1784। प्लस यहां पर बात की जाती है कि ये सुप्रीम कोर्ट जिसमें जजेस बैठे हुए हैं अंग्रेज, इनको तो पता ही नहीं है कि हमारी फिलोसफीज किस तरीके से काम करती है। दे डोंट नो कि किस तरीके से हिंदू काम कर रहा है, किस तरीके से मुस्लिम काम कर रहा है। दे जस्ट नो अबाउट द क्रिश्चियन फॉर्मुलेशन। तो इसके लिए पंडित और काजी बैठेंगे। अगेन इट्स इंडियन पिट एक्ट। तो क्या क्या कमियां रह गई 1773 में
अच्छा, एक और 1773 में इंपॉर्टेंट है कि कोई ब्राइब नहीं ले पाएगा, करप्शन नहीं कर पाएगा। अगेन अ बिट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम द 1773 एक्ट इटसेल्फ। यहां पर हम 1784 की बात करते हैं, तो यहां पर कुछ जो चीजें रह गई हैं 1773 के एक्ट में, उसको अपग्रेड किया गया 1784 के एक्ट में। देन कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड हमारे पास आता है 1793, विच इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। ये पर्सन यहां पर आपके कॉन्वेंट सिविल सर्विसेज का निशान रखता है, स्टार्टिंग करता है। और यहीं पर बोला जाता है कि हम इंडियंस को एडमिट ही नहीं करेंगे सर्विसेज में, करेंगे भी तो उनके लिए लोअर पोस्ट अवेलेबल होगी। और यहीं पर रिफॉर्म्स होते हैं फर्स्ट टाइम। इसके बाद ऑल वी नो कि 1806 1806 में लगभग हमारे पास फर्स्ट टाइम कॉलेज बनता है जिसमें सिविल सर्वेंट्स को पढ़ाया जाता है। ओके, नाउ इसी तरीके से हमारे पास चीज़ें आगे की तरफ मूव करती रहती हैं। फिर 1813 का आता है। 1813 में कहीं ना कहीं हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दे दी जाती हैं और रेवेन्यू पावर्स ले ली जाती हैं। सो चाइना के साथ ट्रेड और ट्रेड विद टी को छोड़ के सारी पावर्स छीन ली जाती है 1813। फिर हम बात करते हैं 1833 की। अब ये हाईली सेंट्रलाइज्ड है, लाइक यहां पर सारा कॉमर्स छीन लिया गया है। क्या छोड़ा? सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव पावर छोड़ा। गॉट इट? समझ में आई कहानी? कोई ज्यादा हार्ड तो नहीं है, सिंपल है। अब इसके बाद ये जब पूरे के पूरे हमने चार्टर एक्ट वैक्ट सब कुछ देख लिया, इसमें से मेजर इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? मेजर इंपॉर्टेंट इटसेल्फ 1773। ओके, 1784 में जो बेसिक पॉइंट बताया वही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास 1813 में एक और इंपॉर्टेंट है, स्लेवरी। ठीक है, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी की हम बात करते हैं यहाँ पर। और 1813 इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, 1861 इज बिट इंपॉर्टेंट मोर देन 1858 इटसेल्फ। इलेक्शन के लिए हमारे पास 1992 वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड मॉडलिमिंटो 1909 इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1919 प्लस 1935 यहां से मेजर क्वेश्चन बनते हैं सीडीएस में यार। ओके, 100 साल हम आगे पहुंच गए समय से। ठीक है, तो फिर हमारे पास 99 मॉडल मिंटो, ठीक है, मॉडल चैम्सफोर्ड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मेजर क्वेश्चन आज तक इन दो से बने हैं किसी भी सर्विसेज की अगर हम बात करें, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे वो यूपीएससी हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, देन इसके बाद हमें कहाँ मूव करना है? आज एक ब्रीफ इंट्रो है इसीलिए ब्रीफ ही चल रहा है अभी तक ये। इसके बाद हमें मूव करना है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह हमारे पास कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठी और किस पर्सन लाइक एम एन रॉय, जिन्होंने हमारे पास फर्स्ट टाइम प्रोपाउंड किया कि हमारे पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। इट वॉज ब्रीफली डिस्क्राइब्ड इन लक्ष्मीकांत कि भैया एम एन रॉय वॉज द फर्स्ट पर्सन। लेकिन क्या आपको पता है कि 1922 में हमारे महात्मा गांधी जी ने ही बोला था कि हमारे पास खुद की एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए। एम एन रॉय बोलता है 1934 में, महात्मा गांधी बोलते हैं उससे लगभग 12 साल पहले अपने खुद के न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में। ओके, बट इससे भी पहले हमारे पास एनी पेशेंट बोलती है कि भैया आज़ादी चाहिए तो अपने लिए आपका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। उससे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं कि भैया हमें तो स्वराज चाहिए। स्वराज इज व्हाट? इट्स समवट लाइक इंडिपेंडेंस। सो मैं आपको हायरार्की लिखवा दूंगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पहले बेसिकली आइडियाज देखने हैं। आइडियाज के बाद हमें देखना है कि कौन क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या शेड्यूल्स हैं, मेजर मेजर ऊपर ऊपर से किस थिंकर ने किस कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या बोला है, पॉजिटिव्स प्लस नेगेटिव्स। देन हम सीधा मूव, इसके बाद हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन की कि सबसे ज़्यादा लेंथीएस्ट है, क्या सील है, अच्छा कितने टाइप के पेन यूज हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। अगेन फैक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, कितने हुए हैं, कितने टाइप ऑफ पेन यूज हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। ओके, चलो एक एग्जांपल, आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं। 80, 160, 254, 300। 254 पेन्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए, जो हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगेन इट्स अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन,
क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हो चीज़ों को तो वहाँ पर ये चीज़ें बेसिकली देखने के लिए मिलती भी है हमें, ठीक है। नाउ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हमारा अपना स्टार्ट हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में हम फिर चलेंगे पार्ट वाइज। पार्ट वन विद इन आर्टिकल 1 से लेकर 4, देन पार्ट सेकेंड जो कि हमारे पास 5 से लेकर 11, देन पार्ट थर्ड 3 से 12 से लेकर 35, देन पार्ट फोर 35 से लेकर 51A। सो ये हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे मेजर पार्ट्स में, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो फॉर्मुलेट होंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो फॉर्मुलेट होंगे वो पार्ट 3 और पार्ट 4 से होंगे, दैट इज FR प्लस DPSP। तो इसके ऊपर हमारा एम्फेसाइज बहुत 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 ज्यादा रहेगा। इसमें हम केसेस भी देखेंगे थोड़े बहुत है, मतलब जिसमें अभी टाइम लगेगा उसमें सबसे मेजर टाइम हमारे पास यहाँ पर लगने वाला है। देन हम स्विच करेंगे अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। अपना जो यूनियन एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव्स में सबसे पहले रहेगा हमारे पास प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बाद हमारे पास आएंगे वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के बाद हमारे पास आएंगे PM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये एक ही साथ लेकर चलेंगे हम, ठीक है। देन होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट, बट सुप्रीम कोर्ट को हम बाद में लेके चलेंगे। इसके बीच में हमारे पास आता है प्रिविलेजेस विच वॉज गिवन टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्लस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अगेन इट्स अ काइंड ऑफ मीन्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मैं छोड़ दूंगा, क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो प्रिविलेजेस आते हैं उनके सिर्फ आर्टिकल्स बताकर। नाउ इसके बाद हम मूव करेंगे सीधा कैग पर, ठीक है। कैग के साथ साथ मैं अटर्नी जनरल भी करा दूंगा, ठीक है। और इसके बाद हम मूव करेंगे अपना CM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर, ये चीज के ऊपर, ठीक है। देन इसके बाद जो हमारे पास चेंज होगा वो होगा जुडिशरी के ऊपर। जुडिशरी में हमारे पास सुप्रीम कोर्ट से स्टैब्लिश होगा, सुप्रीम कोर्ट देन हाई कोर्ट। यहां पर मैं आपको रेलेवेंस दूंगा अगेन 1773 के एक्ट का। फिर मैं अगेन सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या वर्डिक्ट्स दिए हैं और कुछ यहाँ पर मेजर अमेंडमेंट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं, और यहीं पर मैं कोशिश करूंगा कि अमेंडमेंट्स पढ़ा दूं। मैं अलग से लास्ट का चैप्टर नहीं बनाऊंगा उनसे कि भैया 13 क्लॉज 4 + 368 को मिलाकर हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, नहीं। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स के बाद ही मैं कोशिश करूंगा कि हम अमेंडमेंट्स यहाँ पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि टाइम बचेगा आप लोगों का। देन जुडिशरी के बाद हमारे पास आएगा सिविल सर्विसेज। ऑल दो इट्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, बट हम इसे यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे कि कैबिनेट सेक्रेटरी क्या होता है, चीफ सेक्रेटरी क्या होता है, इन दोनों के पावर्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, DM की क्या पावर्स होती हैं। हम बेसिकली यहाँ पर इस चीज़ को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। देन हम आगे मूव करेंगे अपनी पार्लियामेंट के ऊपर। अगेन पार्लियामेंट इज अ बिट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, ओके। सो यहाँ पर लगभग लगभग पार्लियामेंट के बाद मेजर पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, बहुत मेजर पार्ट। सिर्फ दो क्वेश्चंस बच, दो पार्ट्स, तीन मेजर चीजें बचती हैं, क्या क्या। फर्स्ट वन इज द पंचायती राज। पंचायती राज के बाद हमारे पास बचती है म्यूनिसिपल म्यूनिसिपल बॉडीज, और इसके बाद हमारे पास बचती है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। और यहाँ पर आपके इसका पूरा UPSC प्लस PCS का सिलेबस लगभग लगभग प्रीलिम का खत्म। गॉट इट? समझ में आया? कोई ज़्यादा हार्ड है? सिंपल है? बिल्कुल बेसिक है? चलो है। अब क्योंकि लगभग अब कंप्लीट ही हो गया है, लिखना स्टार्ट करें क्या? लिख तो नहीं, पर ये तो ऑफ हो गया। 1 मिनट रुक जाइए। अच्छा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपके पास रहेंगे, ओके। सो अच्छा, ये मैंने आपको PDF के फॉर्म में लिखा है कि दीवानी राइट्स क्या होते हैं, दीवानी राइट्स किस तरीके से ग्रांट किए गए थे। ये लगभग लगभग मैंने एक ब्रीफ इंट्रो के लिए आपका एक छोटा सा PDF बनाया था कि सो डैट आपको ब्रीफली पता हो। अब इसके बाद ऑल दो मैं यहाँ पे 2-3 बार पॉलिटी कंप्लीट करवा चुका हूँ, तो यहाँ पर मेरी पॉलिटी के पुराने लेक्चर्स भी होंगे।
एक मिनट रुकिएगा। सो देखो एक सेकेंड यहाँ पर, फंडामेंटल ड्यूटीज जुडिशरी पॉलिटी, आई थिंक दिस वन इज द थिंग। नहीं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है। सो दीज आर द क्वेश्चंस लाइक कि इंडियन पॉलिटी में किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास आए हुए हैं और क्या क्या हमें देखते हुए चलना है। ठीक है, तो ये भी प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कि कौन कौन से कब आए हुए हैं। ये लगभग हम कोशिश करेंगे कि हर पेपर के बाद लाइक कोई भी मेजर टॉपिक हमने कंप्लीट किया है तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमने कौन सा मतलब कितने पार्ट हमारे कंप्लीट हुए हैं। और यही नहीं है, लाइक दिस वन इज ऑल्सो लाइक दिस वन। ठीक है, तो ये भी हमारे पास है। क्वेश्चंस की भी मतलब भरपार भरमार है हमारे पास, ऐसा नहीं होने का कि चीज़ें छूट जाएंगी हमसे। प्रैक्टिस सेट काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमारे पास। ओके, सो यही चीज़ है कि कौन सी चीज़ कब इस्टेब्लिश हुई है हमारे पास। ठीक है, इसमें मेजर चीज़ें नहीं हैं अभी। अभी तो आपकी अब क्लास पहली क्लास है, उसके बाद ही चीज़ें हमारे पास चलती हुई चली जाएंगी। तो लिखना स्टार्ट करेंगे आप। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 2 मिनट चाहिए आप। ओके, लिखिए। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 was a significant was a significant piece of was a significant piece of was a significant piece of legislation passed by British Parliament passed by British Parliament to address the administrative issues to address the administrative issues and financial crisis facing the British East India Company facing the British East India Company in India। स्टार पॉइंट बना के लिखिएगा। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ओके, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, रेगुलेटिंग एक्ट को आप RA 1773 लिख सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 was the first step was the first step towards the British government to control was the first step towards the British government to control of the company's affair। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, प्रोविजन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। प्रोविजन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। फर्स्ट पॉइंट,
The governor of Bengal now elevated to the governor of Bengal now elevated to Governor General of Bengal. Governor General of Bengal with an executive council of 4 members, with an executive council of 4 members, who would assist him, who would assist him. Again within bracket लिखिएगा. Warren Hastings, Warren Hastings, WARREN, Warren Hastings, 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 is the first Governor General of Bengal. Is the first Governor General of Bengal. So बेसिकली यहाँ पर देखिएगा क्या चल रहा है. चल ये रहा है कि अभी तक क्या था हमारे पास कि ही इज लाइक इट इज द काउंसिल, कि यही काउंसिल है जो पूरे भारत को लीड करने वाली है. यही काउंसिल है जो अनडिवाइडेड इंडिया को रूल करने वाली है. अब इसके जो काउंसिल के बीच में बैठा हुआ है जो राजा है, दैट इज द गवर्नर ऑफ बंगाल. अब इस गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, जो कि पहले क्या था, गवर्नर ऑफ बंगाल था. बट यहां पर क्या है, पावर्स को थोड़ा सा डिवाइड किया गया, थोड़ा सा ही डिवाइड किया गया. अब ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, ये सुप्रीम कोर्ट के साथ सलाह लेकर भी रूल्स फॉर्मुलेट कर सकता है और ये वीटो भी लगा सकता है. ऑल द वीटो पावर वॉज इंक्लूडेड इन 1861 एक्ट. बट द थिंग इज यहां पर क्या है, इसकी काउंसिल में 4 अलग से मेंबर्स को ऐड किया गया. अब रूल्स अगर बनाने हैं, कोई भी लेजिस्लेटिव लॉ बनाना है, तो इन पांचों की सहमति होनी चाहिए. अभी क्या हो अगर दो बंदे अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट में बैठ जाएं, अदर अदर साइड में बैठ जाएं, नाउ ये जो गवर्नर जनरल है इसका डिसिसिव वोट होगा. मतलब यही होगा जो डायरेक्ट करेगा, यही होगा जो बताएगा कि एट लास्ट किसको कौन सी पोजीशन मिलनी चाहिए. यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टाइम देखने के लिए मिलता है डेमोक्रेसी का फर्स्ट लॉ, दैट इज द मेजॉरिटी रूल. ओके, तो यही मैंने आपको लिखवाया है यहाँ पर कि मेजॉरिटी के रूल के हिसाब से ही हमारे पास चीजें चलेंगी. गॉट इट. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास इट मेड द it made the governor of Bombay and Madras governor of Bombay and Madras subordinate to Governor General of Bengal. Subordinate to Governor General of Bengal. Done. Next लिखिए, Supreme Court at Calcutta. Supreme Court at Calcutta. The Regulating Act of 1773 established a Supreme Court at Fort William. अच्छा, कलकत्ता को ही हम फोर्ट विलियम भी बोलते थे, ठीक है, बोलते थे, क्या बोलते हैं आज तक. एक सेकेंड. देखिए, The Regulating Act of 1773 established a Supreme Court at Fort William in Calcutta in 1774, comprising a Chief Justice and 3 other judges, comprising a Chief Justice and 3 other judges to administer British legal principle. British
to administer British legal principle. Sir Elijan Imple, नाम लिखा हुआ है आगे, was the first chief justice, ELIJAHIMPE Y, was the first chief justice of the Eastwell Supreme Court. Okay, so देखो इतना ही आया है अभी तक, लाइक उसके अलग चीज जो बाकी के जजेस हैं ऑफ ईस्टवेल सुप्रीम कोर्ट, अब तक का जो पहला सुप्रीम कोर्ट था उसका। ओके, सो अभी तक देखो इतना ही पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया और बाकी के 3 जजेस कौन थे, वो तो अगेन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि इतनी क्रैम्पिंग पावर तो नहीं होती है, बट उसके लिए भी मैंने एक सिंक्रोनस याद किया था कि HCL, ठीक है, तो स्टार्टिंग के फेजेस ये थे, तो इनके अलावा जो है उस बंदे को टिक कर देना कि वो नहीं था, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में है, ये बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में, इवन आपको गूगल के ऊपर भी परफेक्टली नहीं मिलेंगी ये चीज़ें, बस इग्नू के नोट्स में मिल सकती हैं। नेक्स्ट लिखिए, कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर, कंट्रोल्स ओवर कंपनीज अफेयर। The Regulating Act of 1773 prohibit companies servant from engaging in private trade. The Regulating Act of 1773 prohibit companies servant from engaging in private trade, or accepting bribes, particularly Regulating Act 1773 is aimed to curb, particularly Regulating Act 1773 is aimed to curb, curb, the corruption which was prevalent in Indian society. Done. Next लिखिए, the act strengthened the British government control. The act strengthened the British government control. The act strengthened the British government control over the company by regulating the court of directors, by regulating the court of directors. ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन है? ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही हैं जो हमारे पास शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जिसने कंपनी को इस्टेब्लिश किया है। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, इट इज द सुप्रीम गवर्निंग बॉडी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, सुप्रीम गवर्निंग बॉडी of East India Company, who is going to manage revenue, civil and military affairs, who is going to manage revenue, civil and military affairs in India on behalf of British, next लिखिए, financial regulation. Again, it's not like important like all the points, but still means में आपको help करेगा. The Regulating Act of 17 Financial Regulations. The Regulating Act of 1773 limited the company's dividend to 6%. और 6% बहुत अच्छी यील्ड होती है। आज के बैंक भी हमें सिर्फ 6% देते हैं, 6.5, इससे ऊपर नहीं जाते। थोड़ा हाथों को तेज चलाइए। The Regulating Act of 1773 limited the company's dividend to 6% until it repaid a government loan
दैट्स ऑल। नेक्स्ट लिखिए, स्टार पॉइंट बना के। अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781। ऑल दो आज तक नहीं पूछा गया है, बट क्योंकि ये सिलेबस में है इसलिए हमें कराना पड़ेगा। अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781। फर्स्ट वन, इट exempt exempt the governor general and council. It exempt the governor general and the council from Supreme Court's jurisdiction, from Supreme Court's jurisdiction over their official acts, over their official acts. Next लिखिएगा, it exclude revenue matters and revenue collection. Next point, it exempt revenue matters and revenue collection. So it excluded था, exempt नहीं, it excluded revenue matters and revenue collection issues from Supreme Court jurisdiction, from Supreme Court jurisdiction. देखो सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जस्टिस दिलाने के काम में आ रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट का एक लौता काम है कि भैया रेवेन्यू सिस्टम सही से चले, इसलिए क्रिमिनल सिस्टम को आप संभाल लीजिए। नाउ आज के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट क्या है, इट इज द अल्टीमेट पावर। लाइक एज यू नो कि हमारे पास पावर्स का जो डिसेंट्रलाइजेशन है इंडिया में वो कुछ इस तरीके से है कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को आगे नहीं बढ़ने देता, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को आगे नहीं बढ़ने देती। अगर ये दोनों आगे बढ़ने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं डेलीगेटेड लेजिस्लेचर, हु इज ऑल्सो नोन एज द एग्जीक्यूटिव्स और द सिविल सर्वेंट्स प्लस एमपीज, ये इन सबको रोक लेते हैं। कहीं ना कहीं हमारे पास पावर्स इस तरीके से घूमी हुई है कि सबके ऊपर कभी ना कभी कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस है। बट इस टाइम पीरियड पे जब हम बात करें 1781 की, इस टाइम पीरियड पे जो बेसिक दिमाग में है वो ये कि फौजदारी अदालत को सुप्रीम कोर्ट के हाथ में दे दिया जाए और ब्रिटिशर्स को चाहिए पैसा, उनको चाहिए रेवेन्यू, तो वो रहे गवर्नर जनरल के हाथ में। गॉट इट? कि अब क्रिमिनल केसेस रेवेन्यू केसेस के साथ डील ना हो, तो इसलिए हमारे पास 1781 का एक्ट बनाया गया। और इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ज्यादा पावर्स थी भी नहीं, और उन्हें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आने के बाद केसेस समझ में भी नहीं आ रहे थे कि केसेस हो तो कैसे हो, सॉल्यूशन हो तो हो कैसे। वो थे क्रिश्चियन माइंडसेट के साथ, उनको एक ही चीज पता थी, भैया कि सूली पे लटका दो। हमारे यहाँ तो ऐसा था ही नहीं। तो बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा था इंडियन सोसाइटी में, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को कर्ब किया गया, कर्टेल किया गया, और उनको एक लिमिटेड एरियाज में ही रखा गया। दैट इज द फौजदारी अदालत और द क्रिमिनल इंस्टेंस। ओके, नेक्स्ट लिखिए। द गवर्नर जनरल इन काउंसिल वॉज ग्रांटेड अथॉरिटी। नेक्स्ट पॉइंट है, द गवर्नर जनरल in council was granted the authority to establish regulations for provincial courts and councils, granted the authority to establish regulations for the provincial courts and councils. डन। एक बार पढ़ लीजिए, इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछिए। ओके, डन। स्पीड से पढ़िए भैया, क्योंकि 1784 का एक्ट भी अभी कंप्लीट करना है। टाइम कम है, पेपर आने वाला है, कभी भी आ सकता है, नोटिफिकेशन आ ही चुका है। जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए।
क्या ना जाने कल हो ना हो। कोई डाउट? कोई भी डाउट नहीं है? ओके, नेक्स्ट लिखिए। पिट्स एक्ट, PITT, पोस्ट ऑफिस, पिट्स एक्ट 1784। पिट्स एक्ट 1784 से को फिर एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये हमारे पास यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे ऑफ द ब्रिटेन। अभी तक कोई बंदा इतनी जनरल एज का, लाइक 21 और 23, इतनी ही कम एज के थे प्राइम मिनिस्टर बने थे वहाँ पर। तो इतनी कम एज का आज तक कोई बंदा नहीं बना है, और ना फ्यूचर में बन सकता है। जब कॉमन सी बात है, जब भी डेमोक्रेसी इवॉल्व होती है तो एक ट्रांजिशनल फेज से निकलती है। और ट्रांजिशनल फेज ही वो फेज होता है जहाँ पर एक अनएजुकेटेड प्लस एजुकेटेड पर्सन एक साथ कोलैब कर रहे होते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन को हम जानते हैं वे बैक फ्रॉम 1487, 1587, यहाँ से हम जिनको जानते हुए आ रहे हैं। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं सत्ता का परिवर्तन हो चुका है, और ये उस टाइम पे ट्रांजिशनल जोन में चल रही है। लाइक ऑफ इंडिया टुडेज डेमोक्रेसी, ये आज के टाइम पे ट्रांजिशनल जोन पे चल रही है। हमारे यहाँ आपको करप्ट से करप्ट लीडर भी मिलेंगे, और बहुत ज़्यादा लॉयल पार्टिसिपेंट्स भी मिलेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसी के कंपैरिजन में ब्रिटेन की, इसी में कंपैरिजन की USA की, हाँ करप्ट हो सकते हैं, लेकिन उनका करप्शन जग जाहिर नहीं होता है। और अगर जग जाहिर हुआ तो वो लीडर नहीं बचता है। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में अगर जब तक तुम्हारे पास 8-9 क्रिमिनल केसेस ना हो, तब तक तुम लीडर ही ना हो। ये यही एक जोन होता है, इसको हम बोलते हैं रिक्स साला मॉडल, जिसमें हम बात करते हैं कि एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी में कैसे ट्रांसफॉर्म होती है, तो उसको ट्रांजिशनल जोन से जाना ही पड़ता है। तो इंडियन सोसाइटी अभी ट्रांजिशनल जोन में है। लाइक मेट्रोपोलियन सिटीज अगर हम देखते हैं, बेंगलुरु, कोलकाता, महाराष्ट्र के कुछ बॉम्बे वाला एरिया, वहां पर एजुकेटेड स्टार्टा इतना भरा पड़ा है जितना यूरोप में नहीं होगा। तो वहां पर लड़ाई किस बात पे होती है कि भैया जमीन तीन, मतलब सड़क 3 इंच छोटी है। अब जाओ जरा यूपी के किसी एरिया में, सड़क ही नहीं है, लड़ाई भी नहीं है। समझ रहे हो? तो ये एक ट्रांजिशनल जोन आता है। तो ये ट्रांजिशनल जोन इनका 1780s 1790s में चल रहा था, जो इंडिया का अभी भी रनिंग कंडीशन में है। ओके, अब लिखिए, द पिट्स एक्ट इंट्रोड्यूस several key provisions. The Pitts Act introduced several key provisions to reform the governance of the British India. लिखिए, ब्रिटिश पोजीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली बार ब्रिटिशर्स ने बोला कि ब्रिटिश पोजीशन है इंडिया में, इट वाज इन 1784 एक्ट। ठीक है, मतलब अंग्रेज मान रहे हैं कि हमने हथियार लिया है, ये 1784 में है। ठीक है, द पिट्स एक्ट ऑफ 1784 गिव द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी। The Pitts Act of 1784 gives the British government control over the East India Company, making it subordinate to the state, making it subordinate to the state। यहाँ स्टेट की बात हो रही है ब्रिटेन की। The company's territories in India were called, the company's territory in India were called British possession। ब्रिटिश पोजेशन अंडरलाइन कीजिएगा, ब्रिटिश पोजेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस चीज का, कि उन्होंने माना कि हाँ भैया हम हैं लुटेरे। ओके, नेक्स्ट लिखिए, बोर्ड ऑफ काउंसिल। सो इट वाज द टाइम, लाइक 1773 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, वो स्टार्टिंग से ही थे, जब से कंपनी बनी है तब से उनमें शेयर होल्डर्स इज द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बट यहाँ पर स्पेशली रेवेन्यू मिलिट्री को असिस्ट करने के लिए बोर्ड ऑफ काउंसिल्स का फॉर्मुलेशन हो। 6 मेंबर्स की एक न्यू कमेटी बनाई गई जिनको कि हम बोर्ड ऑफ काउंसिल्स बोलते हैं। गॉट इट? लिखिए, बोर्ड ऑफ काउंसिल। द बोर्ड हैज
The board has broad authority over all. The board had authority over all civil, military, and revenue matters. It is a six-member body. It is a six-member body which includes the Secretary of State, which include the Secretary of State, Chancellor, comma Chancellor, and the four other members appointed by Crown. And the four other members appointed by Crown. Okay, यहाँ जो मैंने आपको Secretary of State लिखवाया है, ये Secretary of State is very different from that Secretary of State which was established in 1858. Okay, 1858 में जो Secretary of State established होता है वो डायरेक्ट कंट्रोल करता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, बट यहाँ जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ये सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहां पर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है इट इज अ लोअर, वेरी लोअर पोजीशन एज कंपेयर टू 1858 सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। वहां पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था कि पूरे इंडिया को कवर करने वाला एक ही पर्सन, यहां पर कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने वाला एक पर्सन। तो पोस्ट का नाम सेम है लेकिन पावर्स बहुत अलग हैं, तो डिफर कर देना, इसे भले ही गोला मार के लिख दो कि ये वो वाला नहीं है जो 1858 में बना है, ठीक है। कभी दिक्कत हो जाए आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर कि कब तक सैलरी उसने ऑप्ट करी, टिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो बहुत लंबा टाइम पीरियड तक उन्होंने सैलरी ऑप्ट करी हमारे से। ओके, नेक्स्ट लिखिए, ड्यूअल कंट्रोल विद इन दिस वन। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 separate the East India Company's commercial and political role. Pitt's India Act separate the East India Company's separate the East India Company's commercial and political role. Commercial and political role. The companies kept its commercial activities. The companies kept its commercial activities while the British government while the British government through the Board of Control manage its political and administrative affairs. Manage its political and administrative affairs. एक लास्ट पॉइंट ऐड कीजिएगा इसमें, जो आज भी आप लोगों को करना होता है, कल की डेट में अगर आपको सिविल सर्वेंट बनते हैं तो आपको अपनी प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज करना होता है कि भैया मेरे पास इतनी थी, बनने के बाद इतनी ज़्यादा बढ़ा ली या घटा दी। तो ये पहली बार हमारे पास पिट्स एक्ट 1784 में ही हुआ था कि किस सिविल सर्वेंट के पास कितनी प्रॉपर्टी है उसको डिस्क्लोज करके आपको बताना पड़ेगा। गॉट इट, लिखिए प्रॉपर्टी डिस्क्लोज। द पिट्स एक्ट रिक्वायर्ड civil and military official to disclose information. अच्छा ये क्यों हुआ था, कुछ अंदाजा आप लोगों को? वो तो थी ही हमारे यहाँ, वो तो आज भी है, नजराना, शुक्राना, वो तो आज भी रहता है हमारे यहाँ। कोई भी आप देख लीजिए ना, आप किसी के घर जाते हो, सेब केले लेकर जाते हो, क्या है ये? इट्स अ काइंड ऑफ ब्राइब। ये ब्राइब ही तो है। ओके, लिव इट, मैं बताता हूँ आपको। देखो रॉबर्ट क्लाइव, यू ऑल आर वेरी अवेयर ऑफ द पर्सन रॉबर्ट क्लाइव। ये पर्सन इंडिया में आता है 17 यूरो लेके, कितने, 17 कुछ भी नहीं है, खत्म है, मिलिट्री ऑफिशियल है ये। जब ये जाता है ना तो इसके पास 1 करोड़ 40 लाख यूरो से ज्यादा का सामान होता है। थिंक अबाउट द करप्शन ही मेड इन योर एंटायर लाइफ। ये बंदा खुद सुसाइड कर लेता है वहां जाकर, इसके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगते हैं।
वहां पर समझ में आता है कि इंडिया में पैसा बहुत है, जो यहाँ आएगा लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा हर टर्म्स में। सोचो ना, वो बंदा जिसके पास कुछ नहीं था, वो 1757 की युद्ध में, लड़ाई में, प्लासी के युद्ध में मर्चेंट्स को खरीदता है। मर्चेंट्स को। सिराजुद्दौला ऐसे ही नहीं हरा। उमी चंद, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो बैंकर्स हुआ करते थे उस टाइम पे, उनको खरीद डाला रॉबर्ट क्लाइव ने। सोचो कितना पैसा उसने वॉर में लगाया, उसके बाद भी उसके पास कितना पैसा था कि उसको करप्शन के चार्जेस में खुद का सुसाइड करना पड़ा। तो वहां पर ब्रिटेन को समझ में आ गया कि भैया ये सोने की खदान है, यहाँ पर जो भी जा रहा है उसका हिसाब लिख लो, क्या पता वो कितना लेकर आ रहा है या आ ही नहीं रहा है। ठीक है ना। तो ये मेजर रीजन था, कुछ पता होनी चाहिए फैक्ट, कभी आप लिखना चाहें, लाइक करप्शन के ऊपर कई बार लिखना चाहें आप, तो बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स लिख सकते हैं। लाइक समुद्र में रहने वाली मछली कितना पानी पी रही है, नोबडी नोज। अगेन इट वाज द कोटेशन डन बाय द रिटन बाय द कौटिल्य। ठीक है। और मॉडर्न टाइम पीरियड पे द रेवेन्यू वाज ओनली 1/6, आज से भी कम। आज भी अगर आप कमाते हो, प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी है हमारे यहाँ, अच्छा खासा कमाते हो तो 33 मतलब 30%, और कमाते हो तो उसके पास सरचार्ज लगा के 33%। 100 रुपये कमाए, 67 आपकी जेब में। अच्छा, उन 67 पे भी कुछ भी खरीदने जाओगे वो भी टैक्सेबल है। मतलब मोटा मोटा 50% टैक्स है, मोटा मोटा। तो हमारे यहाँ की टैक्स पॉलिसी बहुत ज़बरदस्त है। आप 1 रुपए की टॉफ़ी खरीदने जाओ,